अब पेपर 2 के अंदर एक कोर कंपोनेंट होता है स्टडिंग अबाउट यूएन, इसकी वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। एंड चाहे पेपर 2 का पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, यूएन के अंदर डिमांड फॉर रिफॉर्म्स जो है एक ऑनगोइंग इशू है एंड अगेन एक यूपीएससी का फेवरेट है। राइट, तो यूएन से जुड़े बहुत बार जो सवाल आए हैं, दे आर पर्टिकुलरली टू डू विद द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट आर एनविसेज्ड, दैट आर डिमांडेड। एंड अब ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज अप्रैल 2023 में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूएनएससी, रुचिरा कंबोज, उन्होंने यूएन चार्टर को एंड साथ ही में यूएन में ऑनगोइंग जो रिफॉर्म्स की डिमांड्स है दोनों के लेके जो है आवाज़ उठाई एंड अंडरलाइन किया कि किस तरह से द लैक ऑफ enthusiasm to undertake these reforms is converting the UN and the Charter into an anachronistic institution to a body which is soon going to face the problem of redundancy. ठीक है, अब ये क्यों है? ये कहते हैं आप देख लीजिए, पहले ही इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म उठता जा रहा था यूएन को लेके कि किस तरह से की एरियाज में जो कि लिस्टेड आउट थे उनके चार्टर में एज एरियाज जहाँ पे यूएन ने जो है अपनी कंट्रीब्यूशन आगे रखनी है, वहाँ पे यूएन जो है इन इश्यूज़ को ढंग से टैकल नहीं कर पाया था। एंड अगेन ये क्या है, ये कोई नई चीज़ नहीं थी बल्कि पुराने टाइम से ही जो है देखा जा रहा था। लेट्स फॉर एग्जाम्पल यूएस की जो वॉर थी और इराक, उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था that it was an abject failure of the UN to really be able to curtail the kind of tendencies जो कि इसके permanent members में ही है। Similarly, Crimea etc. के अंदर भी जो है UN कुछ खास कर नहीं पाया था। And up 2019 onwards, this inability of UN to really perform these tasks that it was allocated, it was held responsible for, ये और भी ज़्यादा obvious होते गए हैं। तो कोविड पैंडमिक के दौरान जिस तरह से एक मैसिव लॉस देखा गया लाइफ का, जिस तरह से कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिंगोइस्टिक टेंडेंसीज देखी गई जहाँ पे they were hoarding things for themselves, were not ready to share, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो वैक्सीन्स हो, तो इन सब के कारण जो है ऑब्वियसली निकल के आया कि किस तरह से यूएन की कोई बात सुनना नहीं चाहता। देन वेरी इंपॉर्टेंटली दोबारा यूरोप के अंदर जो लड़ाई छिड़ गई यूक्रेन इन्वेजन की, राइट, अगेन वहाँ पे जो है यूएन का फेलियर देखा गया। टेररिज्म के साथ डील करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल ट्रीटी को इंश्योर करने के लिए अगेन यूएन हैज़ नॉट बीन एबल टू लिव अप टू द टास्क। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज पे भी जब हम बात करते हैं, अब आईपीसीसी के तहत कॉप्स होते हैं, बट अभी भी नॉट इनफ इज बीइंग डन टू बी एबल टू टैकल क्लाइमेट चेंज। एंड जो वल्नरेबल कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड है, वो इस क्लाइमेट चेंज की जो ब्रूटैलिटी है डे बाय डे विटनेस कर रहा है। राइट, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं उनकी बात कर सकते हैं, जिस तरह से म्यांमार के अंदर मिलिट्री का कू हुआ, व्हाट टू डू विद इट, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऐसे एग्जाम्पल्स जो है निकल के आ गए हैं जहाँ पे यूएन हैज़ नॉट बीन एबल टू लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशंस। अब यूएन ऑब्वियसली वाज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिएट की गई थी इन द आफ्टरमाथ ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड इट वाज होप्ड दैट द काइंड ऑफ वीकनेसेस, द काइंड ऑफ इश्यूज व्हिच लीग ऑफ नेशंस हैड विटनेस्ड, लीग ऑफ नेशंस जो कि बनाई गई थी इन द आफ्टरमाथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका सबसे बड़ा एक जो डैमनिंग जो है उनके ऊपर एक्विजेशन लगाया जाता है वाज इट्स फेलियर टू कर्ब अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम इरप्टिंग। ठीक है, तो यही होप किया गया था कि अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक मोर रोबस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है सेटअप की जाए जो कि पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन जो है इसको इंश्योर कर पाए। However, we have seen that UN ने across the years, हमने स्टार्टिंग में ही ये बात कर ली, बहुत सारे इश्यूज विटनेस किए हैं, ranging from that it's absolutely inefficient in being able to deal with the issues confronting it, right? तो चाहे ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो जाए, चाहे ये टेररिज्म की बात हो जाए, चाहे ये पैंडेमिक्स की बात हो जाए, then very importantly the lack of transparency as well, right? This
especially becomes critical given the kind of powers that certain countries have come to enjoy in the UN, right, जो कि permanent members है. And then obviously world की जो सबसे ज़्यादा कुछ pressing challenges उभर के आ रहे हैं, UN is just not acutely and adequately एक तरह से ready to be able to take on those challenges. And therefore over time ये कह रहे हैं कि as and when the idea of needs and demands of a global civilization change, ज़रूरी है कि UN भी अपने आप को इन चीज़ों के हिसाब से ढाले, वरना UN की बात सुनना एंड UN की जो इम्पोर्टेंस है वो completely negate हो जाएगी. ना सबसे पहले तो किस तरह के issues and challenges can we see back to? हम देखते हैं कि what started off as Arab Spring ultimately resulted in the coming up of what is called the Arab Winter, and एक तरह से resurgence of either extremist groups या फिर military regimes in a number of these countries. Then very importantly बहुत सारी regions में जहाँ पे hope की गई थी कि protest के through एक regime change आ जाएगा, वहाँ पे what happened that these places turned into again a tug of war between superpowers, between great powers, जैसे कि एक side being supported say by Russia, the other side being supported by US-led Western allies, right? तो इसी के कारण जो है rather than leading to something productive, these countries were caught in a civil war जिससे escape बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा था. तो हम ये देख सकते हैं सीरिया के अंदर, येमेन में एंड साथ ही साथ में साउथ सुडान के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है. देन एक और मेजर इशू जिसके ऊपर अगेन इंडिया ने टाइम एंड अगेन अपनी आवाज उठाई है इज द अंडर रिप्रेजेंटेशन इन द यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की हाई टेबल. तो ये कहते हैं दैट ये जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं दे रिप्रेजेंट प्री वर्ल्ड वॉर 2 या फिर मैक्सिमम वर्ल्ड वॉर 2 तक की जो पावर डायनामिक्स थे, राइट, जहां पे ओवर रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम द एंग्लोस्फेयर वर्ल्ड, राइट, एज वेल एज यूरोप. ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए यूएस है आपका, देन आपका यूके है, फ्रांस है, रशिया अगेन एक तरह से इनहैबिट करता है द जोन ऑफ यूरेशिया, ठीक है, वो भी जो है इसका मेंबर है, राइट. देन इंपॉर्टेंटली चाइना ऑब्वियसली कम्स अक्रॉस एज एन एशियन पावर, बट देन अगेन दैट इज इन अ वेरी एशिया की अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है फिर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो है पॉइंट आउट की जाती हैं इंडिया द्वारा. तो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है हम इसको करेक्ट करें, एंड करेक्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत है कि जो ग्लोबल साउथ के कॉन्टिनेंट्स है वहां से प्रोपोर्शनेट टू द number of people inhabiting these areas, the kind of growth in areas में countries की जो कि हमने witness की है उसके चलते हुए वैसी ही representation हमें UNSC के अंदर दिखनी चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है? ऑब्वियसली अफ्रीका जो है कंप्लीटली मिसिंग है, लैटिन अमेरिका है, एंड देन इंपॉर्टेंटली इवन एशिया. अब यूएन की जो पीस कीपिंग मिशंस है माना जाता था वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ यूएन होता था, राइट, कि देखिए और कुछ नहीं बट इन पीस कीपिंग मिशंस की काफ़ी दाद दी जाती थी सेंट्रल अफ्रीका के एरियाज में, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज में, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी थी. हाउएवर ओवर टाइम इनको लेके भी जो है क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, राइट. एक क्वेश्चन जो कि निकल के आता है इज विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल एंड एक तरह से द से ऑफ हाउ एंड वेयर द पीस कीपिंग मिशन शुड इंटरवीन. एंड अगेन यहाँ पे डिवाइड जो है वो निकल के आता है बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ.
Why? Because when we look at the skewed contribution to the peacekeeping missions, because if we look at the contribution when it comes to manpower, तो वहां पे contributions किसकी ज्यादा हैं? जो global south की countries है उनकी ज्यादा है. But when it comes to funding for the peacekeeping missions, वहां पे global north जो है वो dominate करता है. And अब ये क्या कहते हैं? That basically the people who are not even contributing people, जिनकी life जाएगी during these peacekeeping missions, they are the ones who get to call all the shots. साथ ही में इसके अलावा द काइंड ऑफ कॉस्ट्स दैट गो इनटू द पीस कीपिंग मिशन, हाउएवर इसके चलते हुए कॉस्ट के साथ उसके एक्सचेंज में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड होने चाहिए, जो इफेक्टिवनेस निकल के आनी चाहिए, वो नहीं निकल के आती. साथ ही में मल्टीपल कंट्रीज में अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका पर्टिकुलरली अंडरलाइन किया गया है द अब्यूज एंड मिसकंडक्ट एट द हैंड्स ऑफ पीस कीपिंग personnel, which also led to women contingents in the peacekeeping mission being established. India again is a major contributor there as well. Then obviously UN को much like many other organizations also criticize किया जाता है इसके बहुत ही ज़्यादा bureaucratic, red tapist, slow moving फॉर्मेट से, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बिकॉज ऑफ विच रीज़न जो डायनामिक इश्यूज वर्ल्ड फेस कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट, उनके साथ डील करने की कैपेसिटी जो है अंडरमाइन हो जाती है यूएन की. Then very importantly, another major thing which has been criticized is also the UN का funding structure. Why? Because it's been seen that for its funding, because आखिरकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, अपने स्टाफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी एजेंसीज को मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है. अब यूएन का पैसा कहाँ से आ रहा है? डोनर कंट्रीज से आ रहा है. एंड इन डोनर कंट्रीज के अंदर भी देयर इज अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज व्हिच एंड अप कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम टू द यूएन's फंड. Right, now this makes sense also considering the fact that those are advanced economies. However, what happens is that the kind of power that is assumed by these countries and जिस तरह से वो अपनी इस funding को use कर सकते हैं to arm twist UN, that has led to a number of problems. अब काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस इसी चीज के ऊपर काम करती है और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ऑन दिस फंडिंग इशू, एंड दे सेड दैट इफ यू लुक एट द फंडिंग टू द यूएन, यूएसए जो है बाय फार डोमिनेट करता है इसको. इट रिमेन्स द लार्जेस्ट डोनर टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अकाउंट करता है फॉर जस्ट अंडर 1/5 ऑफ द फंडिंग ऑफ द बॉडीज कलेक्टिव बजट, जो कि 2021 के अंदर देखा गया था. तो 1/5 किससे आ रहा है? यूएस से आ रहा है. तो कितना आसान हो जाता है यूएस के लिए, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पावर दिस एंड्स अप गिविंग टू द यूएस टू बी एबल टू मेक यूएन डांस टू इट्स ट्यून्स. इनफैक्ट यही देखा गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, जब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट विद यूएन ही डिसाइडेड टू पॉज फंड्स टू सर्टेन वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोग्राम्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूएन, इंक्लूडिंग द यूएन पॉपुलेशन फंड, द यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, राइट, जिसके कारण जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम्स उठ गई थी यूएन के लिए, बिकॉज वेयर डज इट सोर्स फंड्स फ्रॉम, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू दीज प्रेसिंग इश्यूज व्हिच रिक्वायर यूएन्स अटेंशन, राइट. तो ये फंडिंग इशू जो है ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है यूएन के लिए. देन ऑब्वियसली यूएन ने एक रियलाइजेशन हुई थी दैट वी नीड टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, राइट, एंड 2008 ऑनवर्ड्स इन्होंने बिठा दिया था व्हाट इज कॉल्ड द इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस का फॉर्मेट. However, despite so many years going into these negotiations, no concrete change has really come into play. And in fact, UN के Secretary General Antonio Guterres ने ही खुद कहा है that this slow pacedness, the lack of urgency to get reforms is not just particular to UN. It's not just unique to UN, but in fact, इस टाइम की, इस दौरान जितने भी organizations बनाई गई थी in the aftermath of the Second World War, even Bretton Woods की जो institutions है, चाहे World Bank है, चाहे IMF है, and eventually हम देख रहे हैं GATT से निकली हुई जो हमारी WTO है, ये भी ऐसे एक crisis of identity witness कर रहे हैं, with a number of countries now preferring alternative bodies, regional bodies, because of the kind of issues जो कि इनके वर्किंग एंड इनके पूरे फॉर्मेट के अंदर विटनेस किए जाते हैं. Apart from this, even the UN Charter has led to a lot of problems. In fact, मिस कंबोज ने सबसे पहले यही हाईलाइट की थी, राइट. वो कहते हैं बाकी रिफॉर्म्स छोड़ो,
आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा एनाक्रोनिस्टिक बन गई है जब आपने अपना यूएन चार्टर व्हिच नीड्स रिफॉर्म उसको ही कभी चेंज नहीं किया है। एंड सबसे ग्लेरिंग ये निकल के आता है कि इफ यू लुक एट द यूएन चार्टर, आज भी दो जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन उनके नाम जो है वो गलत है, जहां पे रशिया जो है इज स्टिल रेफर्ड टू द एज द प्रायर एंटिटी ऑफ द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, दैट इज यूएसएसआर, एंड वहीं पे चाइना जो है इज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ चाइना, गिवन द फैक्ट कि पहले मेंबरशिप जो है जो आइडेंटिफाई किया गया था एज द परमानेंट मेंबर यूज्ड टू बी ताइवान। ठीक है, तो इतना बड़े कहते हैं आप अपने परमानेंट मेंबर्स के नाम तो चेंज कर नहीं पाए, हम आपको बाकी रिफॉर्म्स के अंदर फास्ट पेसनेस दिखाने के लिए क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Then obviously the biggest challenge जो कि फेस कर रहा है UN is its need to balance now what are being seen as competing interests and priorities of the diverse members who constitute the UN. अब 193 मेंबर्स हैं, राइट? इनमें से कई जो हैं मिडिल इनकम कंट्रीज है, कई जो है एडवांस कंट्रीज है, कई जो है आज भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली इनमें से कुछ कंट्रीज जो हैं जो कि स्टेटस कोइस्ट कंट्रीज है, अपनी पावर पॉलिटिक्स को, अपनी ग्रेट पावर को मेंटेन करना चाहती हैं। वहीं पे कुछ कंट्रीज है जो कि इमर्जिंग कंट्रीज है एंड आर लुकिंग फॉर ग्रेटर स्पेस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू अराइज एंड यूएन हैज बीन इनकेपेबल इन बीइंग एबल टू manage and balance these problems amongst the members, leading to eruption of crisis after crisis without UN being able to tackle them effectively. ठीक है, तो ये कुछ मैसिव एरियाज ऑफ चैलेंजेस हैं जो कि यूएन में विटनेस किए जाते हैं ना। ऑब्वियसली प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है, हमें क्या करना है, लुक फॉर सॉल्यूशंस, राइट? बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर आपसे प्रॉब्लम्स नहीं लिस्ट आउट कर सकते। एज अ ब्यूरोक्रेट यू विल बी एक्सपेक्टेड टू ऑफर सजेशंस कि इनको आपने रिफॉर्म कैसे करना है, एंड देयरफॉर सर्टेन की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स जो हैं ये भी सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहले अब ना हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है यू पहले स्टार्ट स्लोली एंड फर्स्ट व्हाट यू वांट टू डू इज मे बी लुक एट द लो हैंगिंग फ्रूट्स, ताकि उनको करेक्ट करके हम कोई चेंज ला पाए जिसके कारण मोराल भी हाई हो जाता है, जिसके कारण जो है एक इफेक्टिवनेस भी पता लग जाती है एंड आगे और चेंजेस लाने का एंथुजियाज्म भी बढ़ जाता है। तो वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स जहां पे रिफॉर्म लाया जा सकता है इज स्ट्रेंथनिंग यूएन की पीस कीपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के एफर्ट्स। दिस इज ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर एज द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच मोर इनसिक्योर प्लेस। तो हम अगर कोई भी कॉन्टिनेंट देखते हैं वहां पे वी सी some kind of conflicts erupting, and particularly we are seeing that जो पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे तो कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है। अफ्रीका के अंदर हम देख रहे हैं सुदान के अंदर मेजर क्राइसिस, सिमिलरली यूरोप के अंदर यूक्रेन के जो लेके क्राइसिस चल रहा है, जो ग्रोइंग इनसिक्योरिटी है, विद इवन बिफोर, राइट, इवन मोर नाउ देन बिफोर व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर सीइंग द कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स इवन अमंगस्ट सच कंट्रीज जो कि माना जाता था अब तो उन्होंने सोच लिया कि वॉर इज समथिंग दैट वी विल नॉट बी डीलिंग विद, ये तो हमारे बियॉन्ड है ना। अब विद दिस रशियन अग्रेशन यू सी द नॉर्डिक कंट्रीज कमिंग टुगेदर इन अ एयर डिफेंस अलायंस। सिमिलरली हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर देख रहे हैं नगरोनो कारबाख की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको हम देखते हैं कि वो कभी भी जो है और ज्यादा इरप्ट हो सकती है। साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर हम चाइना की बेलिजरेंस जो है वो देख रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे एरियाज ऑफ ईदर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये निकल के आ गए हैं। तो यहाँ पे इनके साथ डील करने के लिए यूएन को अपने अंदर एक ज्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, एक एंथुजियाज्म, एक विलिंगनेस जो है दिखानी पड़ेगी दैट रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर ग्रेट पावर राइवलरीज देयर मे बी गोइंग ऑन, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर माय मेंबर्स मे बी इन्वॉल्व्ड इन दिस, मुझे एक मॉरली एथिकली करेक्ट अप्रोच लेके व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर ग्लोबल कम्युनिटी उस पे काम करना है, which was the purpose of the United Nations. Therefore, UN needs to be investing more resources in conflict prevention, in peace building, right? तो बस मतलब क्या है that
पोस्ट फैक्टो मत करो कि एक बार जब कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हो गई तब उसको काम डाउन करने के लिए आप जा रहे हो। नहीं, ये जो चीजें हैं वो आपको पहले ही होती हुई दिखती है, टेंशंस आपको पहले ही इरप्ट होती हुई दिखती है, राइट। तो प्रीएम्प्टिवली उन पे काम करना जरूरी है, राइट। पहले ही आप रिसोर्सेज को पहुंचा दीजिए सो दैट एन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बिफोर इट ब्रेकिंग आउट, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रोल है, एक सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट है जो कि यूएन से एक्सपेक्ट की जाती है। Then obviously another key area of reform is improving the effectiveness and accountability of the peacekeeping forces, also the peacekeeping missions also, right। तो ये जो allegations of misconduct and abuse निकल के आती हैं from the personnel, उसके कारण जो peacekeeping की एक तरह से legitimacy है that comes to be questioned, right। So UN firstly needs to be providing proper training कि इस तरह का अब्यूज एंड मिसकंडक्ट जो है ना हो। एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए जहां पे जिन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उनको काम करने, वहां पे पीस इंश्योर करने ये मिशंस जा रहे हैं, दे शुडंट बी लुकिंग एट देम एज जस्ट एब्जेक्ट विक्टिम्स, राइट, हु हैव जीरो एजेंसी। नो, these are people who already gone through enough, and rather than being exploited they need to be ensured security, and जब the people who have come there to ensure this indulge in such abuse and misconduct, जो एक obviously एक जो disbelief है, एक जो lack of विश्वास in these institutions है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में मॉनिटर करने के लिए भी जो मैकेनिज्म्स है आप इसको भी बढ़ाइए, इवैल्यूएट कीजिए उनकी परफॉर्मेंसेस, एंड साथ ही में एनी पर्सनल हु इंडल्ज्ड इन सच थिंग्स शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस एरियाज, फॉर दिस मिसकंडक्ट, एंड उनके अगेंस्ट जो है रिक्विजिट एक्शन जो है वो लेना चाहिए। देन अनदर की एरिया ऑफ रिफॉर्म इज टू इनहैंस यूएन की एबिलिटी preemptively to be able to deal with a kind of complex global problems जो कि सिर्फ एक या दो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज नहीं बल्कि द वर्ल्ड एट लार्ज जो है ये विटनेस करेगी। एंड देयर आर सो मेनी ग्लोबल चैलेंजेस, राइट। क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक्स है, टेररिज्म है, राइट। ये सब जो है ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस है जिनके साथ अगर यूएन डील करना चाहे तो इनके पास रेक्विजिट कैपेबिलिटीज हैं, बस उन पे काम करने की जरूरत है, राइट। तो लाइए आप, इंडिया हैज बीन कब से एट द फोरफ्रंट फॉर डिमांडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी टू काउंटर टेररिज्म। यूएन नीड्स टू शो विलिंगनेस टू ब्रिंग दिस इनटू प्ले, राइट। तो इस तरह के एक्शंस जो है यूएन को लेने पड़ेंगे। देन ऑब्वियसली अगर कोई भी एक्शंस यूएन ने अंडरटेक करने हैं, उनको ऐसे एक्शंस अंडरटेक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? फंडिंग रिक्वायर्ड है, फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, एंड देयरफॉर UN also needs to be looking at reforming its funding structure. तो पहली चीज तो जो डिपेंडेंस है ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डोनर कंट्रीज उसको उन्हें नलिफाई करना पड़ेगा, एंड अपने सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो है उनको डाइवर्स बनाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे दोनों चीजें आएंगी। पहली चीज तो जो बाकी मेंबर स्टेट्स हैं दे विल हैव टू बी ओपन टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टू द यूएन, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है फास्ट एमर्जिंग इकोनॉमी से कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द यूएन उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में यूएन जो है सेल्फ जेनरेटिंग कुछ सोर्सेज जो हैं फ्रॉम द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट इट्स ऑलरेडी होल्डिंग, उनके थ्रू जो है और ज्यादा सेल्फ फाइनेंसिंग फंडिंग के ऑप्शंस जो है उन्हें एक्सप्लोर कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग बॉन्ड्स एंड अदर सच मैकेनिज्म्स। अब यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर जो है ब्रॉड और भी रिक्वायरमेंट्स है जिनके ऊपर कई स्कॉलर्स ने अपनी जो है टिप्पणी दी है, एंड अगेन whenever you're writing or presenting an optional का आंसर यहाँ पे स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने व्यूज को बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब किशोर मधुबनी आर्ग्यू करते हैं that when we look at the present structure of the UN it is very outdated, राइट। जैसे कि हमने बात की थी कि ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 की जो पावर डायनामिक्स थे उनको रिफ्लेक्ट करता है। जो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल रियलिटीज है उनके तरफ तो जो है यूएन ओरिएंटेड ही नहीं है, एंड देयरफॉर इन ग्लोबल रियलिटीज के साथ यूएन को अक्वेंट करना जरूरी है, विच इंक्लूड्स एक्सपैंडिंग द यूएनएससी की जो मेंबरशिप है टू इंक्लूड मोर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड, राइट, सो दैट जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट हो। साथ ही में यूएनएससी एट द एंड ऑफ द डे रिमेन्स अ स्मॉलर प्लेटफॉर्म। अगर हमने जेन्युइनली डेमोक्रेटिक बनानी है यूएन की फंक्शनिंग को, तो जो उनकी सबसे डेमोक्रेटिक एक तरह से बॉडी है विच इज द जनरल असेंबली, तो अगर हम आप अपने देश के साथ से कंपेयर करें यूएन के ऑर्गन्स को, तो यूएनएससी एक तरह से आपकी कैबिनेट जो है
उसकी तरफ जो है, उसकी तरह जो है रिजेंबल कर सकती है। पार्लियामेंट जैसी कौन है? जनरल असेंबली है। तो जरूरी है हम ग्रेटर पावर्स दे, ग्रेटर रोल दे जनरल असेंबली को भी, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी फंक्शनिंग एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ यूएनएससी मेंबर्स एज वेल। इसके अलावा एडवर्ड लक जो है ये कहते हैं कि अब जितना ज्यादा हम स्पाउस करते हैं, राइट, कि अब डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म have become buzzwords, that if you need to cater to the diversity of various members available, देशों के अंदर हमने क्या रिफ्लेक्ट किया है, क्या किन चीजों पे काम किया? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एंड जब जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती है, डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ग्रास रूट पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ती है। तो इसी तरह से ये कहते हैं कि यूएन ने भी अगर अपने फंक्शनिंग को रिफॉर्म करना है, जरूरी है दैट वी अंडरटेक अ मोर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इन द स्ट्रक्चरिंग एंड द फंक्शनिंग ऑफ द यूएन, जहां पे यूएन के अंडर कुछ जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनको और भी ज्यादा इंकरेज किया जाए एंड एम्पावर किया जाए। इसी के साथ साथ, much like any national organization, the UN also needs to inhabit greater transparency and accountability to be able, ताकि जो member states है उनको accountable hold कर पाए, and जहां जहां उन्हें problems लगती हैं उनके अंदर changes भी जो है वो ला पाए। वहीं पे स्टीवन पैट्रिक also in the project syndicate call करते हैं for what he calls is UN 2.0, जहां पे यूएन इज वेरी वेरी सेल्फ अवेयर एंड ट्राइज टू स्ट्रेंथन ग्लोबल गवर्नेंस के जो एजेंडाज हैं, ट्रांसनेशनल चैलेंजेस जो है उन पे वो फोकस करते हैं। एंड इन पे फोकस करने के लिए पैट्रिक सेज देयर आर रेंज ऑफ रिफॉर्म्स विल बी रिक्वायर्ड, इंक्लूडिंग, अब यूएन के पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है अगेन जैसे कि ऊपर लक ने आर्ग्यू किया था, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है उसको अपनाइए, राइट। अब यहाँ पे भी हम बोलते हैं, इंडिया में भी डेमोक्रेटाइजेशन की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ आप इंटरैक्शन बढ़ाइए। तो उसी तरह से कहते हैं यूएन आल्सो नीड्स टू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद सिविल सोसाइटीज एंड इनको आप एक ग्रेटर रोल दीजिए इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, इन कमिंग अप विद बेटर मैकेनिज्म्स, मोर अकाउंटेबल मैकेनिज्म्स, ताकि द काइंड ऑफ कमिटमेंट्स जो कि यूएन के ऊपर डाले गए हैं यूएन उनको फुलफिल कर पाए इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। Richard Gowan then again is someone who's written extensively on the UN reforms, and यहाँ पे वो argue करते हैं that the need of the day is that as the world is becoming faster, as the challenges are becoming more complex, more dynamic, अब ये जो रेड टेपिज्म, स्लो पेस्ड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है यूएन का, ये इसके साथ नहीं काम कर सकता। इट विल हैव टू इंक्रीज इट्स अडेप्टेबिलिटी, इट विल हैव टू इंक्रीज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट विल हैव टू बिकम मोर एजाइल अगर वो प्रीएम्प्टिवली ऐसे क्राइसिस के साथ डील करना चाहता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर द यूएन टू बी एबल टू become more enthusiastic in dealing with these challenges, जरूरी है that member countries also realize their responsibility to contribute more to the UN for it to be able to take on these issues. थॉमस वीज भी जो है कहते हैं कि जरूरी है अब एक ग्लोबल गवर्नेंस की रेवोल्यूशन लेके आना, जहां पे छोटे मोटे रिफॉर्म्स नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स जो है लेके आ जा पाए हम यूएन सिस्टम के लिए, राइट। तो जिस तरह से जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट थ्योरीज ऑफ आईआर हैं कब से वो आर्ग्यू करती आ रही हैं दैट फॉर द वर्ल्ड टू बिकम सेफर, फॉर द वर्ल्ड टू डेवलप more trust amongst its member countries, जरूरी है that we have a robust international system जो कि अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स, अपनी जो है कंट्रीब्यूशन, अपनी वॉइस आगे रखने के मैकेनिज्म्स, एज वेल एज बीइंग एबल टू क्रिएट ग्लोबल रेजीम्स विच आर बाइंडिंग ऑन कंट्रीज, ये पॉसिबल हो पाए। So therefore he says that UN can actually move towards, and the member states should also realize that it is in their long-term interests towards formulation of a new global parliament जिसके पास और robust mechanisms हो in being able to enforce international law. एंड इसी के साथ साथ जो कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स है उस पर तो काम कर ही सकता है यूएन, राइट, इंक्लूडिंग टेकिंग ऑन एंड बिकमिंग मोर एंड मोर एक तरह से गेयर टूवर्ड्स
चैलेंजेस जो कि फेस करें, तो अपना स्टाफ जो है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको इन चैलेंजेस के हिसाब से जो आप रिफॉर्म कीजिए। एंड साथ ही में जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनके अंदर और एजिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड क्विकनेस लाएं, ताकि जो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उनको इन अ टाइमली मैनर जो है रिजॉल्व कर पाए। Right, so in the 21st century, if UN wants to remain the kind of indispensable organization as it was imagined to be, because a lot of times people, raise this question, there is the world moving from internationalization towards regionalization. And they said that might be happening, but is it the end game? Is it something that will lead to a more secure, a peaceful world in the longer run? Maybe not. Maybe instead of countries fighting with one another, now these will be these regional groupings fighting with one another. Right? The UN जो है for the long-term well-being of the world is an indispensable organization, just that we need to be empowering it, changing it, transforming it to be able to live up to the expectations of ensuring peace, security and development across the world as it was imagined to be. एंड में जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा बैच 3 लॉन्च हो गया है ऑफ PSI ऑप्शनल एज वेल। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या प्रीव्यू लेना चाहते हैं, आप 99 रुपीज़ के अंदर 1 वीक प्रीव्यू पास जो है उसको अवेल कर सकते हैं और लेक्चर्स देख सकते हैं, जिनके थ्रू अ नंबर ऑफ टॉपर्स जो हैं इन द PSI ऑप्शनल हमने बनाए हैं। साथ ही साथ में इंपॉर्टेंटली दीज आर सम ऑफ द मोस्ट जेन्युइनली प्राइस्ड ऑप्शनल कोर्सेज, जिनके अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है प्रोवाइड की जाती है, इंक्लूडिंग पूरे सिलेबस के लेक्चर्स, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स के ग्रुप्स, डाउट रेजोल्यूशन, मेंटरशिप एक्सेट्रा, स्टार्टिंग एट ₹12,000। राइट, होपफुली आपको ये सब पता लग गया होगा। अगर कोई और क्वेश्चंस है आप कॉल कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट जो है उसे भी विजिट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस।